वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आपके क्लास 9th की बुक मोमेंट्स का 6th यूनिट है, वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा। और इसको लिखने वाले जो राइटर वो हैं हर्ष मांदेर। ये स्टोरी एक 19 ईयर्स के टीनेजर बॉय की है जिसका नाम था प्रशांत, और उसकी स्टोरी में इसका बहुत अलग एक्सपीरियंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है उसकी माँ के उसके विचारों के साथ में। उसकी माँ को मरे हुए यहाँ लगभग 7 साल हो चुके थे, और ये जो वाक़या है वो है 27 अक्टूबर 1999 को, जब प्रशांत ने सोचा कि उसका एक दोस्त था जो कि उसके गांव से 18 किलोमीटर दूर उड़ीसा, क्योंकि ये जो गांव है वो उड़ीसा का ही है, वहाँ का जो हेड क्वार्टर था उसके एक छोटे से गांव में उसका एक दोस्त था। उस गांव का नाम था अरसामा। वो वहाँ उसके साथ एक दिन बिताने के लिए गया। जब शाम टाइम आया, क्योंकि वो अपने दोस्त के गांव पहुंच ही रहा था, लगभग पहुंच गया था, तो वहाँ सडन एक बहुत तेज़ तूफान आया, और वो एक चक्रवात था। और देखते ही देखते उसके समय पर वो इतनी तेज़ हवा में परिवर्तित हो गया कि वहाँ के आसपास के जो पेड़ थे वो झटके देने लगा उन पेड़ों में, और जो वहाँ आसपास के घर थे उनकी दीवारों से वो हवाएं जो तेज़ तेज़ चल रही थी वो सब टकराने लगी। और धीमे धीमे चक्रवात के साथ ही भारी वर्षा और बराबर बराबर लगातार वर्षा होने की वजह से पूरी जगह पर अंधकार ही अंधकार छा गया, यानी कि सब जगह बिल्कुल डार्क डार्क हो गया। और वहाँ जो पेड़ थे उनको तो जड़ से उखाड़ उखाड़ करके वो चक्रवात फेंक रहा था। जो वहाँ पर छोटे छोटे घर थे मिट्टियों के और इन सब चीज़ों के, उन लोगों के जिन लोगों के घर थे ये, वो घर घुले जा रहे थे, और हवा की वजह से कुछ तो उड़े जा रहे थे। तो जिन लोगों के घर थे उनकी चीखों से पूरा गांव भर गया था। और जो पानी था वो तो ऐसे उफान मार रहा था, और उफान मारते मारते अपने उसके दोस्त के घर में भी घुस गए, जब लगभग उनके गर्दन तक पानी आ चुका था उस टाइम पर। लेकिन उनका जो घर था वो बहुत मजबूत था, और उसने 350 किलोमीटर प्रति घंटा की जो रफ्तार वाली जो हवाएं थी उनको तक को उसने उसका मुकाबला किया था उस घर ने। और कई घर तो गिर करके नीचे पूरे धंस ही गए थे। उसके बाद में जब स्टोरी आगे स्टार्ट होती है, तो जो तूफान था उसने पूरा अपना विनाश लीला जो पूरी थी पूरे गांव में फैला कर रख दी, और लगभग 36 घंटे तक वही कंडीशन बनी रही। अगले दिन सुबह जो हवाएं थी उनकी जो स्पीड थी वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। घर में जो पानी था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। तो जो प्रशांत था और उसके जो दोस्त थे, अरे जो उसका दोस्त और उसका परिवार, वो सब उन लोगों ने सोचा कि अब तो क्योंकि हमारे गले तक पानी आ गया, तो वो लोग घर के छत के ऊपर चले गए, और जब वहाँ जाकर के रुक गए, क्योंकि बारिश तो बराबर हो रही थी, तो वो लोग ठंड भी बहुत महसूस कर रहे थे। लेकिन उन लोगों ने छत से जो नज़ारा देखा कि उनकी नज़र जहाँ भी पड़ती थी बस वहाँ पर सिर्फ मौत ही मौत नज़र आ रही थी। और सिर्फ क्योंकि वो घरों को बहा करके लेकर आ रहा था पानी, तो पानी का कलर भी मटमैला ही हो गया था। 2-4 घर जो सीमेंट के बने हुए थे बस वही खड़े हुए दिख रहे थे, और उन लोगों ने देखा कि पानी में हर जगह ह्यूमन बींग्स के और जो जानवर थे उनके सिर्फ डेड बॉडीज़ ही फैली हुई थी, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इतने बड़े बड़े जो पेड़ थे वो सारे गिर चुके थे। तभी उनके घर के ऊपर जो नारियल के पेड़ थे वो 2 गिर गए, और उनके लिए एक ब्लेसिंग जैसा ही था, क्योंकि 2 दिनों तक वो छत के ऊपर थे और उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। उस टाइम पर ये नारियल जो थे वही उनके खाने का सामान बने हुए थे। वो दोनों इस तरीके से जब सब फंसे हुए थे तो उनके लिए तो ये ब्लेसिंग ही थी कि चलो कुछ तो खाने को मिला। अगले 2 दिन तक इसी तरीके से वो लोग छत के ऊपर ही बैठे रहे, और ठंडी की वजह से वो सब बिल्कुल जमे जा रहे थे। जो प्रशांत था उसके आंखों में जो आंसू थे वो पानी के साथ पूरी तरीके से धुल गए थे। बस उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि न जाने मेरी फैमिली बची होगी या नहीं बची होगी। बस वो सोच रहा था कि जैसे मैंने अपनी माँ को खोया था 7 साल पहले, उस समय मैंने जो कंडीशन फेस की थी, मुझे लग रहा है अब जितने भी मेरे बचे लोग हैं, मुझे लग रहा है मुझे भी उनको भी खो कर के वही दुख फिर से सहना पड़ेगा। 2 दिन के बाद जब थोड़ा-सा पानी शांत हुआ, वर्षा शांत हो गई, और थोड़ा-थोड़ा जो पानी का स्तर था वो लगभग थोड़ा-सा कम होने लगा, तो उसने कहा कि अब मैं बिना देर किए मैं अपनी फैमिली को ढूँढने जाऊँगा। तो जो उसके दोस्त की फैमिली थी उन्होंने कहा कि तुम अभी रुक जाओ, अभी भी खतरा है। लेकिन प्रशांत जानता था कि खतरा है, फिर भी उसको ये मालूम था कि उसे जाना है और अपनी फैमिली को ढूँढना है। उसने अपनी हेल्प के लिए एक बड़ी-सी छड़ी ढूँढ ली, जो लट्ठे वगैरह होते हैं, ताकि वो पानी में उस रास्ते को डिगडिगा सके कि कहाँ से रास्ता है कि कहाँ से नहीं। और 18 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसने अपना अभियान शुरू कर दिया। जब वो आगे गया
तो वो ये सोच रहा था कि ये ऐसी यात्रा है जो वो कभी भी नहीं भूल सकेगा। और हर जगह पानी भरा हुआ पड़ा था। उसने जहाँ ज़्यादा पानी था वहाँ उसने लकड़ी का सहारा लेकर के देखा कि पानी कितना गहरा है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि वहाँ पर जो सड़क थी वो होती ही नहीं थी, तो वहाँ से उसे तैर कर जाना पड़ता था। लेकिन जब थोड़ा सा आगे चल के गया तो वहाँ पर उसे थोड़ा सा चैन इसलिए मिला क्योंकि इसके चाचा जी के कोई दो दोस्त थे और वो लोग भी उन्हीं के गांव की तरफ जा रहे थे। वो लोग उसे मिल गए। थोड़ा सा उसे चैन मिला। उसने कहा कि अब हम सब साथ में ही जाएंगे। जब वो आगे बढ़ रहे थे तो ऐसा नज़ारा था वहाँ पर कि उनके अंदर ही बिल्कुल बहुत ज़्यादा ग्लानि फील हो रही थी, क्योंकि हर जगह मेल फीमेल कुत्तों की, बकरियों और जितने भी चरवाहे होते हैं उन सब की डेड बॉडीज़ ही थी और उन्हें अलग करना पड़ा था उन्हें आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सब जगह ही पूरी डेड बॉडीज़ हुई थी। प्रशांत ये सब चीज़ों को देख करके फूट फूट करके रोता रहा, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि अब उसकी फैमिली बची नहीं होगी। एट द लास्ट वो अपने गांव कालीकुड़ा में पहुंचा तो उसका जो मन था एकदम बिल्कुल कलेजा उसका ठंडा का ठंडा रह गया, क्योंकि जहाँ पर उसका मकान खड़ा था वहाँ तो सिर्फ उसके घर के छत के केवल कुछ दो चार अवशेष ही थे, बाकी सब पूरा मकान बह गया था। उसका जो थोड़ा बहुत सामान था तो वहाँ जो एक दो पेड़ थे उसमें फंसा हुआ था। परिवार में जो ये सब चीज़ें उसने कंडीशन देखी तो वो बेचारा भड़बड़ा गया कि अब तो लगता है मेरी फैमिली बची हुई नहीं। तभी उसने देखा कि वहाँ पर एक रिफ्यूजी सेंटर लगा हुआ है, रेड क्रॉस। वो वहाँ पर उसने जाने का निश्चय किया, शायद वहाँ एक दो लोगों। जैसे ही वहाँ गया तो भीड़ में उसकी नज़र पड़ी जहाँ पर उसके बीच में एक उसकी नानी खड़ी थी। भूख की वजह से वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी और हाथ फैलाए हुए थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो देख कर के उसे बिल्कुल मिरेकल लगा, क्योंकि वो और उसकी फैमिली तो जाने कब से उनको मरा हुआ सोच रहे थे। और ये न्यूज़ थी बहुत तेज़ी से पूरे सेंटर में फैल गई और जितने भी लोग उसे जानने वाले थे सब कोई आ गए। और उसने जब देखा कि पूरी फैमिली उसके आसपास है तो बेचारा रोने लगा और सबसे गले मिल करके बहुत प्यार से सब लोगों से मिला। देखा उसने कि वहाँ उसके चाचा चाची सभी लोग हैं तो बहुत भावुक हो गया था। फिर उसके बाद जब उसकी पूरी फैमिली मिल गई तो उसने अगली सुबह देखा कि जो पूरी सेंटर था वहाँ पर उसने जा कर के सबके दुखों को देखा कि सब कितने परेशान हैं। और लगभग वहाँ पर 2500 लोग समथिंग थे। और वहाँ पर गांव के कम से कम 86 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और जो उस गांव में लगभग 96 घर थे वो पूरे के पूरी तरीके से साफ़ हो चुके थे, यानी कि बह गए थे, बर्बाद हो गए थे। वहाँ पर जो सेंटर में लोग थे वो तो नारियल पर ही अपना पूरा जीवन देख रहे थे, क्योंकि वहाँ और कुछ खाने के लिए था ही नहीं। और जो नारियल भी थे तो वो भी इतनी ज़्यादा संख्या थी कि वो भी कम पड़ गए। अब वहाँ पर आगे बढ़ने वाला कोई नहीं था। तो प्रशांत ने सोचा, क्योंकि उस समय प्रशांत की एज लगभग 19 ईयर थी, तो उसने सोचा कि अब मुझे ही आगे बढ़ना चाहिए और इन लोगों की हेल्प करना चाहिए। तो उसने देखा कि उसके जैसे वहाँ पर और भी जो टीनेजर थे उसने उन लोगों को इकट्ठा किया और जो वृद्ध पुरुष थे वहाँ पर बड़े लोग थे उन लोगों को भी इकट्ठा किया कि हम सब लोग मिलकर के इन सब की हेल्प करेंगे। और वो एक व्यापारी के यहाँ गए, उन्होंने कहा, उसने वहाँ जाकर के कहा कि देखिए हमें खाना लेकर खाना चाहिए भाई यहाँ के लोगों के लिए, तो आप ऐसा करिए कि चावल फिर से बंटवाइए। और वो बिल्कुल इस चीज़ में सक्सेस हो गया और वो चावल लेकर के आए। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था क्योंकि वो इतने भूखे थे, उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि चावल पहले ख़राब हो चुके थे। उन लोगों ने वहाँ देखा कि दो चार जो बहुत ऊंचे पेड़ थे तो उनकी जो डंडियाँ थी उन सबको तोड़ा। उन लोगों ने तोड़ करके किसी तरीके से आग जलाई ताकि उसमें चावल पकाए जा सके। फिर नेक्स्ट डे 5th डे था तो वहाँ पर जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह उड़ करके आ रहे थे खाने के पैकेट देने के लिए, तो वो एक बार दे करते हुए फिर वो दोबारा आए ही नहीं। फिर इन लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने बच्चों को इकट्ठा किया। बच्चों को इकट्ठा करके फिर लोगों ने कहा कि तुम लोग खाली खाली बर्तन लेकर के यहाँ पर किनारे लेट जाओ जहाँ पर पानी नहीं है। वो लोग बर्तन और तुम लोगों को देखेंगे तो शायद उनको पता चल जाएगा कि तुम्हें खाना अभी भी चाहिए। और ऐसा ही हुआ। जब उन लोगों को देखा तो वो हेलीकॉप्टर फिर उसके बाद बार बार आकर के खाने के पैकेट गिराते रहे। प्रशांत ने देखा कि वहाँ जितने बच्चे थे वो बेचारे अनाथ हो चुके थे। तो उसने क्या किया कि एक पॉलीथीन ली काफ़ी बड़ी और उसका एक रिफ्यूजी तरीके से एक टेंट बना दिया और वहीं पर वहाँ पर उन लोगों को रख दिया। वहाँ जितनी औरतें थीं उन लोगों को लगा दिया कि तुम लोग इनकी देखभाल करो, और जितने मेल्स थे उनसे कह दिया कि तुम खाने पीने का सामान ला करके इन बच्चों को दो। इस तरीके से उसने सब लोगों की हेल्प की। फिर आगे कुछ समय गुजरा तो गुजरते गुजरते उसने देखा कि बहुत सारी जो महिलाएं थी जिन्होंने अपनी फैमिली को खो दिया था और जो बच्चे थे जिनके पेरेंट्स नहीं थे, तो वो सब बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। और जो एनजीओ थे उस समय, जो अदर एनजीओ वर्क कर रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि हम इन्हें अलग अलग सेंटर में किसी तरीके से उन्हें किसी भी संस्था में डाल दिया जाए। लेकिन
वो इसलिए कि तैयार नहीं था प्रशांत। उसे ये लग रहा था कि सब इस तरीके से होगा तो वो सब लोग बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाएंगे और जो बच्चे हैं उन्हें कभी किसी का प्यार नहीं मिल पाएगा। तो उसने क्या किया कि उसने ये सजेशन दिया गवर्नमेंट को और उसने अपना खुद का कदम उठाया कि जो महिलाएं जिन्होंने अपनी फैमिली को खो दिया है और जो बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया वो सब साथ में रहेंगे, तो इससे जो औरतें हैं उनका सूनापन दूर हो जाएगा, प्लस जो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं उन्हें अपने माँ बाप का प्यार मिल जाएगा। इसी तरीके से उन लोगों को उसने साथ में कर दिया और सब थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगे। जो सुपर साइक्लोन आया था उसकी तबाही के 6 महीने बाद उसका समय जब बीत गया तो लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा सब लोग सब कुछ भूल चुके थे और उनके पास अब तो उन सब कष्टों को और उन दुखों को याद करने का समय नहीं था। उसके गांव की जितनी भी विडोज़ थी और जितने भी अनाथ बच्चे थे उनको जब भी कभी कोई प्रॉब्लम होती थी या कभी भी कोई कष्ट होता था तो बस वो प्रशांत का जो एक टीनेज वाला जो फेस था बस उसी की तलाश में वो उसी की तरफ देखते थे कि वो हमारी हेल्प करेगा। सो दैट्स इट। जो हमारी ये चैप्टर है, जो स्टोरी है, वो यहीं कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।